नमस्कार, मैं हूं कपिल और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। अगर राहुल गांधी की बात करी जाए, उनकी लोकसभा सदस्यता रद्द हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद जो विपक्ष का साथ मिला है वो ये बताने के लिए काफी है कि एक बार फिर से महागठबंधन में कांग्रेस की एंट्री होती हुई नजर आ रही है। हालांकि ये महागठबंधन चुनाव में साथ नजर नहीं आता, बयानबाजी में जरूर नजर आता है। हालांकि अगर हम इतिहास में जाएं, थोड़ा पीछे जाएं, तो ये जरूर हम आपको बताएंगे कि कब कब जो है वो सरकार के डर से विपक्ष एकजुट होता हुआ नजर आया, और इसको लेकर ये भी बताएंगे कि इससे क्या विपक्ष को फायदा हुआ है। क्योंकि जेपी आंदोलन हुआ, इस तरह के तमाम आंदोलन हुए जब नई नई बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां बनी थी, लेकिन इसका सियासी फायदा क्या इन पॉलिटिकल पार्टियों ने उठाया था, ये भी हम आपको आज बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि ईडी और सीबीआई का जो डर है वो इतना ज्यादा तमाम पार्टियों में हो चुका है कि अखिलेश यादव लगातार ये कह रहे हैं कि विपक्ष को एक साथ आना होगा, तभी ये लड़ाई लड़ी जा सकेगी। शफीकुर रहमान वर्क ये कहते हैं कि जो चुनाव है 2024 का, वो दरअसल केंद्र बनाम विपक्ष है। ऐसा ही बयान जो है, माफ कीजिएगा, नीतीश कुमार देते हैं। उद्धव ठाकरे कहते हैं कि कांग्रेस के बिना राजनीति आने वाले वक्त में नहीं की जा सकती। उसके बाद वीर सावरकर वाले बयान को लेकर वो गुस्सा हो जाते हैं, अपनी नाराजगी जताते हैं और कहते हैं कि हम लोकतंत्र को बचाने के लिए साथ आए हैं, बाकी और कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिस पर हम साथ हैं। और उन्होंने ये भी कह दिया कि अगर इसी तरह की चीजें चली तो शायद वो गठबंधन से अलग भी हो सकते हैं। तो क्या अब ये माना जाए कि ईडी और सीबीआई कहीं ना कहीं तमाम विपक्षी दलों को पास लाते जा रहे हैं, और इससे कहीं ना कहीं जो नुकसान है वो बीजेपी को होगा। क्योंकि 2024 का जो चुनाव है उससे पहले हमने देखा था, अभी लोकसभा सदस्यता रद्द होने से और एक डेढ़ महीने पहले देखें तो भारत जोड़ो यात्रा जो चलती है, उस दौरान कांग्रेस की तरफ से बार बार अपील की जाती है। गुलाम नबी आजाद को भी कहा जाता है कि आप भी पार्टी में वापस आ सकते हैं, अखिलेश आ जाएं, मायावती आ जाएं, जयंत चौधरी आ जाए। तमाम नेताओं को बुलाया गया, लेकिन कोई भी इस जो रैली है उसमें शामिल नहीं हुआ। मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपना दुख जो है वो जताते हुए कहा कि देखिए, हम पॉलिटिकल फायदा उठाने के लिए आपको नहीं बुला रहे थे, हम ये दिखाना चाहते थे कि देखिए विपक्ष जो है समान विचारधारा का एक जगह पर आ सकता है, और प्रधानमंत्री कौन बनेगा इसको लेकर फिलहाल हम चर्चा नहीं कर रहे, लेकिन ये चर्चा कर रहे हैं कि कैसे जो है वो बीजेपी से बचा जाए। शिवपाल यादव ने भी कहा था कि देखिए, विपक्ष की अगर बात करी जाए तो जब कांग्रेस थी ना, तब इस तरह की चीजें नहीं देखी गई थी। कांग्रेस के वक्त पे सीबीआई और ईडी का इतने बड़े तौर पर शिकंजा कसते हुए नहीं देखा जाता था, और बीजेपी को मैंडेट जो जनता ने दिया है, क्या ये एक बड़ी वजह है? चलिए हम आपको दिखा रहे खास रिपोर्ट। पहले रिपोर्ट देखिए और उसके बाद तय कीजिएगा कि कैसे आने वाले वक्त में महागठबंधन बन पाएगा। चलिए बात करते हैं उस खास रिपोर्ट की जिसका जिक्र हम पहले से करते आ रहे हैं। सब मिलकर किसी ना किसी के खिलाफ जो है वो चुनाव लड़ते हुए नजर आते हैं। इसके लिए थोड़ा इतिहास में चलते हैं, थोड़ा पीछे जाना होगा। भाजपा तो केंद्र में 2014 से आई है, यानी कि उसे सिर्फ अभी 9 साल हुए हैं। 90 का दशक गठबंधन का काल था। इससे पहले तो कुछ वर्षों को छोड़ कांग्रेस महाताकतवर रही। बीजेपी को 303 सीटों की अगर बात करी जाए तो पिछले इलेक्शन में मिली। कांग्रेस तो 400 से ज़्यादा सीटें भी पा चुकी है। फिर उसके खिलाफ गोलबंदी कब हुई और क्या सारा विपक्ष साथ आया था? अगर देखें तो आज़ादी के बाद 1957 में केरल में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बन चुकी थी, लेकिन इसके 10 साल बाद 1967 में जब विधानसभा और लोकसभा के चुनाव हुए तो कांग्रेस के खिलाफ पहली बार आज वाली विपक्षी एकता की धुन सुनाई दी। भारतीय क्रांति दल, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी और जनसंघ ने मिलकर मोर्चा बनाया। बिहार, यूपी, राजस्थान, पंजाब, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, मध्य प्रदेश, मद्रास और केरल में कांग्रेस हार गई। लोकसभा में कांग्रेस को इतिहास के बाद सबसे कम सीटें जो मिली वो 284 सीटें थी। यूपी में कम्युनिस्टों को मिलाकर संयुक्त विधायक दल की सरकार बनी। चौधरी चरण सिंह सीएम बने, पर सरकार चली 1 साल भी नहीं और गिर गई। भाजपा जिस जनसंघ से बनी थी उसे कांग्रेस विरोधी खेमे से आपत्ति नहीं रही। ये 1975 में इमरजेंसी से पहले गुजरात के ऐतिहासिक चुनाव परिणाम में से भी साबित होता है, जिसमें कांग्रेस बुरी तरह हार गई। जनसंघ से भाजपा निकली, तब भी कांग्रेस को हराने के लिए विपक्ष के साथ जाने से परहेज नहीं था। इसलिए 1979 में भाजपा ने वीपी सरकार का सपोर्ट दिया था, यानी कि सरकार को सपोर्ट दिया था। अब आपको बता दें, जब भाजपा और कांग्रेस दोनों मजबूत होने लगे तब थर्ड फ्रंट पॉलिटिक्स सामने आती है, लेकिन बैसाखी फिर भी कांग्रेस की लगती है। 1996 में पहले जो है एचडी देवगौड़ा और फिर 1997 में इंदर कुमार गुजराल के पीएम पद से इस्तीफे तक
थर्ड फ्रंट की सरकार चलाई, लेकिन कांग्रेस की बैसाखी से आपको बता दें कि उसके बाद तो जनता ने तौबा कर लिया। अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह और अब नरेंद्र मोदी। 1997 के बाद अब तक के 25 सालों में सिर्फ तीन ही पीएम हुए। इसके बाद सीपीएम की अगुवाई में 2009 में थर्ड फ्रंट का लिटमस टेस्ट हुआ, जो पूरी तरह से फेल साबित हुआ। अब मोदी को हराने के लिए थर्ड फ्रंट का फॉर्मेशन कितना कारगर साबित होगा, ये कहना काफ़ी मुश्किल है। हाँ, राहुल को हुई सजा ने इस बात की संभावनाएं बढ़ा दी हैं कि कोई रीजनल पार्टी या फिर थर्ड फ्रंट आपस में मिलकर नेता अगर तय कर लें और कांग्रेस को सपोर्ट करें तो ऐसा होता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों की ज़मीनी हकीकत अलग है। यहाँ राज करने वाली पार्टी अगर कांग्रेस से लड़ती हुई नहीं दिखी तो उन्हें लेने के देने पड़ सकते हैं। अब मोदी के खिलाफ मुहिम के रीजनल फ्रंट के सामने 4 चुनौतियां हैं। क्षेत्रीय अस्मिता, गैर हिंदी पट्टी के राज्यों को लीजिए। डीएमके, तृणमूल कांग्रेस, केसीआर की बीआरएस जैसी पार्टियां ये भाषाई और सांस्कृतिक विविधता के आधार पर खुद को बीजेपी के राष्ट्रवाद, हिंदुत्व से लड़ने के लिए ज़्यादा सक्षम मानती हैं, और जो सच भी है। लेकिन अगर उन्हें भाजपा से लड़ना है तो राज्य की सीमा लांघनी होगी, तभी उन्हें कोई फ़ायदा मिल पाएगा। दूसरा, अगर यूपी बिहार के खेल की बात करी जाए तो उसको लेकर भी चर्चा कर लेते हैं। 10 हिंदी राज्यों की 225 लोकसभा सीटों में लगभग 90% सीटों पर भाजपा का कब्जा है। यूपी की 80 सीटों पर बुआ बबुआ और यूपी के लड़के वाले सारे प्रयोग फेल हो चुके हैं। अखिलेश यादव अब अपने मरहूम पिता मुलायम सिंह के रास्ते पर अकेले भाजपा से लड़ने के मूड में हैं। उनको पता है कि मोदी को हराने के लिए कांग्रेस की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। थर्ड फ्रंट को लेकर चर्चा कर लेते हैं। कांग्रेस और भाजपा दोनों से लड़ने वाले दलों को 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला, राष्ट्रीय जनता दल। दूसरा, डीएमके जैसे दल जो कांग्रेस के साथ चुनाव पूर्व गठबंधन से कोई परहेज नहीं करते। दूसरा, आम आदमी पार्टी या फिर तृणमूल कांग्रेस जैसी पार्टी जो कांग्रेस के साथ गठबंधन कर ही नहीं सकती और वैचारिक आधार पर बीजेपी के साथ नज़दीकी तौर पर दिखना भी नहीं चाहती। तीसरा, अगर बात करी जाए तो बीजू जनता दल और वाईएसआर कांग्रेस जैसी पार्टियां हैं जिन्हें कांग्रेस या बीजेपी दोनों से ही न दोस्ती है न दुश्मनी है। कांग्रेस की अगर बात करी जाए तो जिस तरीके से कांग्रेस फिलहाल कमज़ोर होती नजर आ रही है, क्या साथ मिलेगा, ये बड़ा सवाल है। फिलहाल हमारी इस खास रिपोर्ट में इतना ही। तो देखा आपने कि किस तरीके से कब ये जो महागठबंधन की बात हम कर रहे हैं दरअसल कैसे पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि सीबीआई, ईडी ये तो कहीं ना कहीं है ही, लेकिन हमने लगातार ये ट्रेंड देखा कि कर्नाटका में जब सरकार बनती है कांग्रेस की समर्थन से, वो गिरा दी जाती है, बीजेपी की सरकार वहां पर बन जाती है। उसके कई साल बाद, साल 2018 में जो ये किस्सा है मैं आपको बता रहा हूँ, उसके बाद 2020 आता है, तब भी इस तरह की चीजें देखने को मिलती हैं। ये मध्य प्रदेश में होता है। साल 2022 में आप देखिए महाराष्ट्र में होता है। तो ये जो एक के बाद एक पॉलिटिकल पार्टियों को लेकर जो है वो निशाने पर लिया जाता है, विधायक तोड़े जाते हैं। और महाराष्ट्र को लेकर तो ये कह दिया जाता है कि लगभग 150 मीटिंग जो है वो पहले बुलाई गई थी कि सरकार आखिर गिरानी कब है। ये सब कुछ 2 साल पहले ही चल रहा था। तो ऐसी बातें कहीं ना कहीं बताती हैं कि जो गठबंधन है विपक्ष का, वो अगर नहीं होता है, सब अपनी जो राजनीतिक मंशा है वो नहीं त्यागते हैं, तो फिर मुश्किलों में घिरते हुए नजर आएंगे। देखिए, मायावती ने बिल्कुल इस गठबंधन से अलग खुद को कर लिया है, और अगर ममता बनर्जी की बात करी जाए तो उनके बदले बदले सुर नजर आ रहे हैं। बीजेपी के खिलाफ जो हमला करती हैं ममता बनर्जी, वो एकदम दरअसल चुप हो जाती हैं। तो इन्हीं सवालों के साथ छोड़े जा रहे हैं। क्या आने वाले वक्त में हम इस तरीके की चीजें देखेंगे जब महागठबंधन बनता हुआ नजर आएगा, और वो सीबीआई, ईडी और बीजेपी के डर से होगा। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।